गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में हमारा मध्य प्रदेश की एक और जनजाति कोरकू पे हम चर्चा करेंगे। कोरकू मध्य प्रदेश के पूर्वी निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा जिले में इनका मूल निवास है। कुछ कोरकू जनजाति की संख्या छिंदवाड़ा जिले के पास सिवनी जिले में भी होती है। ये पुराने मुंडा जनजाति के वंशज कहलाते हैं। कोरकू सतपुड़ा पहाड़ी के वनांचल प्रदेश में निवास करते हैं। ये जनजाति बैतूल जिले के भैंसदेही, चिचौली, हरदा, तिमरनी, खिड़किया, हरसूद, बुरहानपुर में निवास करती है। ये आदमी के समूह, कोरकू का अर्थ आदमी के समूह से लिया गया है। कोरकू भाषा में कोर का अर्थ आदमी और कू का अर्थ बहुवचन यानी आदमियों के समूह के लिए किया जाता है। आदमियों से लिया गया है। मानव समूह के लिए कोरकू शब्द का प्रयोग हिंदी शब्दकोश में कोरकू का अर्थ है किनारा या कोना। शाब्दिक अर्थानुसार विद्वानों का मत है संभवतः सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के किनारे निवास करने वाले मानव समूह के लिए कोरकू शब्द का प्रयोग किया गया होगा, जो कालांतर में कोरकू जनजाति के नाम से जाना जाने लगा। इनकी एक शाखा है मोवासी कोरकू। मराठी भाषा में मोवासू शब्द का प्रयोग डाकू के लिए किया जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की काली भीत नामक क्षेत्र में काकुथी का निवास था और कुछ कोरकू भी इनके साथ डकैती करते थे। इन्हें मोवासू कोरकू कहा जाने लगा। समाजशास्त्री एडी पाटिल जो खंडवा में रहे हैं, काफ़ी समय तक समाजशास्त्र के प्राध्यापक रहे, प्रिंसिपल रहे, उनने कोरकू पे काफ़ी काम किया। उनकी पुस्तक भी है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से, जिसे हम सभी को पढ़ना चाहिए। इसकी उत्पत्ति के कई आधार हैं। जनजाति के किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इनकी दंत कथाएं जो हैं, इनकी उत्पत्ति जो है, इनके अनुसार कहा जाता है कि एक बार रावण वन विहार के लिए निकला था। वह सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच जब आए तो उसे यह स्थान बहुत रमणीक लगा, क्योंकि क्षेत्र एकदम निर्जन था। रावण ने अपने इष्ट देव महाशंकर का स्मरण किया और क्षेत्र को आबाद करिए। उन्होंने अपने दूत काक को बुलाया और कहा, सांवलीगढ़, बैतूल और भंवरगढ़ के बीच में पर्वतीय स्थल से लाल मिट्टी लाओ। ये लोग लाल मिट्टी लेके आए। इससे महादेव ने दो मानव आकृति स्त्री पुरुष का निर्माण किया। महादेव द्वारा जब इन आकृतियों में प्राण फूके जा रहे थे, तभी इंद्र के भेजे गए दो घोड़ों ने इन आकृतियों को नष्ट कर दिया, जिससे क्रोधित होकर महादेव ने उसी मिट्टी से दो कुत्ते बनाकर उसमें प्राण फूके। महादेव द्वारा निर्मित इन कुत्तों ने इंद्र के घोड़ों को भगा दिया और फिर पुनः महादेव ने दो आकृतियां नर और नारी बनाकर उनमें प्राण फूके, जिनका नाम मूला और मुलई रखा गया। बाद में मूला मुलई ही कोरकू जनजाति से विख्यात हुए। DS बघेल, रीवा के समाजशास्त्री, उनका कहना है कोरकू मालवांचल की धार नगरी में रहते थे। एक बार कोरकू शिकार के समय वन में घूम रहे थे तो एक सांबर का पीछा करते करते पचमढ़ी स्थित महादेव की पहाड़ियों में पहुंच गए। यहाँ पर सांबर एक गुफा में घुस गया और कोरकू शिकारी जो था गुफा के बाहर सांबर का इंतजार कर रहा था। लंबी प्रतीक्षा के बाद जब उस गुफा से एक सांबर की जगह एक तपस्वी आए, उन्होंने शिकारी को 2 मुट्ठी चावल दिए। इन 2 मुट्ठी चावल को पकाने पर इतना चावल बना कि शिकारी दल के सभी सदस्यों का पेट भर गया और चावल बच भी गया। तब उस तपस्वी ने शिकारियों से कहा कि मैं महादेव हूँ, भगवान शंकर हूँ, मैं ही सांबर रूपी तुम्हारा शिकार हूँ। तुम लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आए हो, अतः अब यहीं बसो। और उसके बाद से ही कोरकू वहाँ पे बस गया और वो बाहर रहने लगे। ये तंत्र कहानियाँ हैं स्थानीय स्तर पे। कोरकू ऊंची पहाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। कोरकू गाँव में 2-2 की कतार में, पैरेलल कतार में झोपड़ी बना कर रहते हैं। प्रत्येक कतार के बीच में काफ़ी जगह होती है। इनके गाँव छोटे होते हैं, 20-25 झोपड़ियाँ होती हैं इनके गांव में। ये अपने आवास को कोरकू ढाना कहते हैं। लकड़ी घास फूस के होते हैं। पशुओं के लिए इसमें एक अलग से बाड़ा होता है। वे 1 या 2 कमरे के छोटे घरों में रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। इनकी औसत हाइट 5 से 6 फीट होती है। काला रंग होता है। आंखें भूरी या काली होती हैं। नाक मोटी चौड़ी, ओंठ मोटे, गाल की हड्डी उठी हुई, आंखें अंदर को धसी होती हैं। महिलाएं भी 4 से 5 फीट की सांवले गेहूँले गठीली होती हैं। इनका चेहरा गोल होता है। मुंडा और कोल जनजाति से इनका मिलना जुलना है। भोजन जो भी अनाज और वनोपज है वो खाते हैं। बकरा, भैंस, मुर्गा, मछली ये लोग सेवन करते हैं। ये सारा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है। रोटियां गिन कर खाते हैं। आज मैंने 2 रोटी खाई, इसने 4 रोटी खाई। ये छोटे बच्चे को 1 रोटी, बड़े बच्चे को 2 और युवकों को 4 रोटी। इस तरीके से इनके यहाँ भोजन में एक परंपरा है। ये स्वयं मुहैया की शराब बनाकर सेवन करते हैं। वस्त्र, बड़ी पुरुष जो हैं बड़ी लंबी कमीज पहनेंगे और धोती पहनेंगे। महिलाएं ओढ़नी, चोली, लहंगा पहनती हैं। बच्चे इनके यहाँ अधिकतर नग्न अवस्था में ही रहते हैं। ये काले, पीले, सफेद बनी करधनी अवश्य बांधते हैं।
आभूषण, महिलाएं इनकी बड़ी श्रृंगार प्रिय हैं। ये विवाह पूर्व गाल और हाथों में गुदना गुदवाती हैं और विवाह के पश्चात शरीर के निचले भाग में व्यापक रूप से गुदना इनके यहाँ होता है। सिर, कान, गला, कमर में आभूषण पहनती हैं। हाथों में कांच और चांदी की चूड़ी होती है। गले में पीतल की जंजीर पहनना, हाथ में लोहे का कपड़ा ना गोर को शुभ मानते हैं। इनके 36 डॉक्टर एडी पाटिल ने इनके कोरकू जीवन का अध्ययन कर 36 गोत्र बताए हैं। इनके 36 गोत्र, उनकी किताब जो है उसमें इनका, जो मैंने कहा था ना, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से कोरकू, उसमें इनका 36 गोत्रों का उल्लेख है। ये 4 बृहद समूह में बटे हैं। ये रूमा, पोतबड़ा, ढलारिया और बोंडे के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए इनका अपना स्वभाव अलग अलग होता है। कोरो जो है आदमी, वो ताजा शुद्ध मांस खाने वाला होता है। उसका राक्षस शैतान, सड़ा गला मरा पशु पक्षी का मांस खाने वाला। सराकू बंदर, सब्जी भज्जी पत्ता खाने वाला। बाना रीछ, मधुमक्खी का छत्ता। ये इनके स्वभाव है इनके गोत्रों में। कृषि, वनोपज संग्रहण, मजदूरी, टोकरी, रस्सी निर्माण पर आधारित इनकी पूरा अर्थव्यवस्था इस पर आधारित है। शिकारी वर्ग की जनजाति है। खेती के लिए जमीन नहीं होने के कारण ये बंधुआ मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। जंगल काट कर खेती करते हैं। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, बदलवा खेती। लेकिन अब सरकार के द्वारा प्रतिबंध होने के कारण इनकी खेती ये बंद हो गई है। पर्व और त्योहार इनके कोरकू इस साल भर किसी न किसी प्रकार के पर्व त्योहार मनाते रहते हैं। आबहावा में जीने वाली है, लेकिन पर्व त्योहार बहुत मनाते हैं। यहाँ परंपरा के अनुसार काफी हर्षोल्लास से मनाते हैं। होली, दिवाली, गुड़ी पड़वा, देव उठनी, आकाती, डोंडीवली, जिरौती, पोला, माघ, दशहरा इनके प्रमुख त्योहार हैं। प्रत्येक त्योहार में कोरकू खूब नाचता गाता है। घर में अनाज नहीं भी होगा तो भी नाच गान में कोई कमी नहीं आएगी। स्त्री पुरुष मिल के सीड़ू, शराब को सीड़ू कहते हैं, खूब पीते हैं। कोरकू स्त्रियां जो है गदली नाच करती हैं। जो इनका सबसे प्रसिद्ध नाच है ये होली और दशहरा के समय होता है। होलिका एक ब्राह्मण कन्या थी जो एक कोरकू युवक से प्रेम करने लगी, लेकिन सामाजिक बंधनों के कारण उसका विवाह नहीं हुआ। कुछ समय बाद होलिका की शादी एक ब्राह्मण युवक से होती है। यह खबर पाकर वो कोरकू युवक ने आत्महत्या कर ली। कोरकू युवक की आत्महत्या की खबर सुनकर होलिका चिता लेकर उसमें भस्म हो गई। इसी प्रेम कथा को अमर बनाने के लिए लोग होली का पर्व मनाते हैं। ये स्थानीय किंवदंतियों के आधार पर। कोरकू एक से अधिक पत्नी रख सकते हैं। इनमें काफी देर से विलंब विवाह है। वधूमूल का विशेष प्रचलन है। अपने क्षेत्र में ही 10-15 किलोमीटर की परिधि से ज्यादा बाहर नहीं जाते। विधवा विवाह का विशेष महत्व नहीं है। पति की मृत्यु के पश्चात महिला किसी दूसरे से विवाह कर लेती है, मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें विवाह सुंदरता के स्थान पर शारीरिक स्वच्छता को महत्व देते हैं। लमझना, प्रेम विवाह, चितौड़ा प्रथा का यहाँ चलन है। वधूमूल पंच तय करते हैं। धर्म, ये हिंदू धर्मावलंबी हैं। भगवान शंकर, काली माता, शीतला माता, नर्मदा मैया, ओंकारेश्वर, महुआ देव, भूमिया देव, खड़ा देव, ये इनकी पूजा करते हैं। दशहरा, आकातीज, राखी, पोला, दीपावली, होली, शिवरात्रि इनके प्रमुख त्योहार। ये 2 बार पूजन करते हैं, एक बार कुंवार में और दूसरी बार बैसाखी पूर्व। दशहरा पूजन में कोरकू पितृ आत्माओं का पूजन करते हैं। इनका भूमिका जो होता है वो इनके धार्मिक कृत्य कराता है। अमावस्या को पवित्र मानने के कारण ये भी देखिए अमावस्या को पवित्र मानते हैं, इसलिए इस दिन ये मांसाहार नहीं करते। अब इनका राजनीतिक संगठन अपना अलग होता है। गांव का पटेल गांव का मुखिया कहलाता है, जो वंश परंपरा के आधार पर मनोनीत किया जाता है। पटेल गांव का प्रतिनिधि है। एक गांव में सारे काम कराएगा, शांति और व्यवस्था सामंजस्य स्थापित करता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था में देखा गया महिलाओं की तुलना में पुरुषों की स्थिति ऊंची है। कोरकू एकाकी सिंगल फैमिली वाले हैं। इनका प्रचलन है। गोत्र और टोटम का इनमें यहाँ अन्य जनजातियों की तरह इनमें भी बहुत ज्यादा महत्व है। परिवार का जो बड़ा व्यक्ति होता है पुरुष, वो मुखिया होता है। उसकी मृत्यु होने पर ज्येष्ठ पुत्र को मुखिया मान लिया जाता है। इनका तलाक भी एक समान घटना है, कोई ज्यादा वो नहीं है। यदि स्त्री का चाल चलन ठीक नहीं है तो पति उसे छोड़ सकता है। यदि पति अपने पति से संतुष्ट नहीं है तो वह किसी दूसरे पुरुष के साथ खुशी से या जबरन उसके जबरन घर में भी घुस जाती है। ये भी है कोरकू में। शिक्षा के प्रति कोरकू में कोई रुचि नहीं है। ये अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह खेती में काम करना, वनोपज एकत्र करना, पशु चराना ज्यादा अच्छा समझते हैं। शिक्षा के अभाव के कारण ही परंपरा और अंधविश्वास का इनके यहाँ बहुत ज्यादा चलन है। इसलिए इनके जो अध्ययन हुए हैं एडी पाटिल सर ने और DS बघेल सर ने, इन्होंने मांग ही रखी थी शासन से कोरकू को उनकी भाषा में
ही अध्ययन अध्यापन करा जाए, क्योंकि ये बहुत ही निश्चल हैं और ज़्यादा अंधविश्वासों में जी रहे हैं, इनके यहाँ शिक्षा का प्रसार नहीं है, तो शिक्षित ना होने के कारण आज भी ये पारंपरिक रूप से जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण इनमें बहुत सी समस्याएं हैं। ऋणग्रस्ता है, मद्यपान की समस्या है, गरीबी बहुत समस्या है, हमेशा कर्ज में लदे रहते हैं। इन सब से दूर करने के लिए, इन सारी समस्याओं के निदान के लिए जरूरी है कि इनके स्थान में इनको रोजगार दिया जाए, इनके स्थानीय क्षेत्र में इनको शिक्षा का प्रबंध किया जाए, इनके बच्चों को पठन पाठन के साथ साथ शासकीय सेवाओं में नौकरी दी जाए, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो कोरकू का जीवन भी ऊपर होगा। तो ये हमारा मध्य प्रदेश की हमने 4 जनजातियों के बारे में अध्ययन किया। हालांकि जनजातियां बहुत हैं। गौड़ जो सबसे सिविलाइज्ड और सबसे विकसित है, उसके बाद भील संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी है, भील का ही एक पार्ट है हमने बिलाला, और फिर एक कोरकू। वैसे मध्य प्रदेश में और भी जनजाति हैं। मध्य प्रदेश एक जनजातियों का प्रांत है और इसके बारे में हमको अलग अलग अध्ययन करना होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के A.D. पाटिल सर की किताब है, कोरकू के बारे में अध्ययन करें। गौड़ में राम भरोसे मंडला के हैं, उनकी किताब है। ये खास कुछ किताबें हैं जिनका हमको अध्ययन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इसको आप जनजाति समाज को सबको थोड़ा थोड़ा अंतर है। जनजाति सरल होते हैं, साधारण होते हैं, मेहनती होते हैं और अपने स्थानीय रीति रिवाज परंपराओं के हिसाब से जीवन यापन करते हैं। ये हमारे यहाँ की कोरकू जनजाति है।